हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। और दोस्तों, मैं लास्ट क्लास में आपको अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता या आणविकता को पढ़ा करके गया था। ध्यान होगा आपको। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और मैंने अभिक्रिया की आणविकता या अनुसंख्यता बताई थी। कोई संतुलित अभिक्रिया हो आपके सामने, संतुलित अभिक्रिया जिसको रस समीकरण कहते हैं, कोई संतुलित अभिक्रिया या रस समीकरण में उपस्थित क्रिया कारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आणविकता या अनुसंख्यता। लास्ट क्लास में दोनों में अंतर बता के गया था। एक अंतर तो दोनों में आप परिभाषा ही लिख सकते हो। दूसरा अंतर मैंने बताया था, जो कोटि होती है अभिक्रिया की वो प्रायोगिक मान होती है। कारण क्योंकि कोटि लिखी जाती है दर नियम से, और दर नियम कहाँ से आता है? प्रयोग से। दर नियम से तो लिखी जाती है और दर नियम प्रयोग से आता है, तो कोटि एक प्रायोगिक मान है। जबकि आणविकता या अनुसंख्यता जो है वो सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल मान है। कोई प्रायोगिक मान नहीं है, वो कैसा है? थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक। एक अंतर बताया था, कोटि का मान तो शून्य भी हो सकता है, दशमलव संख्या भी हो सकता है, जबकि अनुसंख्यता कभी भी शून्य या दशमलव संख्या नहीं होती। एक अंतर बताया था, कोटि जो है वो बाह्य कारकों जैसे ताप दाब आदि से क्या होती है? प्रभावित, जबकि अनुसंख्यता बाह्य कारकों ताप दाब आदि से प्रभावित नहीं होती है। ये सब मैं आपको पढ़ा गया था। इसके बाद मैं अब स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन, छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं। ध्यान इधर देना, ये क्या होती हैं? छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं। ध्यान दो इधर, टॉपिक है छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं। मरनो चाह रहा है। छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? सामने ध्यान होना चाहिए। ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ये पूछा गया है पेपर में कई बार। छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। कई बार आ चुका है तो ढंग से देख लो। छद्म का मतलब होता है एक तरह से झूठा या झूठी, आभासी, है ना? तो छद्म होता है आभासी, और आभास जो होता है वो झूठी तो होता है। सही है क्या? तो छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं क्या है? इसके नाम पर छोड़ो, इसका मतलब समझो। छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी आणविकता, अनुसंख्यता 2 या 2 से अधिक होती है, पर उनकी कोटि एक होती है। समझ रहे हो? ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अनुसंख्यता तो 2 या 2 से अधिक हो और कोटि कितनी हो? 1। आपको मैंने एक बात वही कही थी, आपको ध्यान हो तो, अधिकांश अभिक्रियाएं जो होती हैं उनकी अनुसंख्यता और कोटि का मान समान आता है। सही है? ये बात कही थी मैंने, अधिकांश अभिक्रियाओं की अनुसंख्यता और कोटि का मान क्या होता है? समान। छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या है? इनकी अनुसंख्यता तो 2 या 2 से अधिक होती है, पर इनकी कोटि कितनी आती है? 1। ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान दो इधर। सुक्रोज, शर्करा का जल अपघटन, या सुक्रोज का जल अपघटन लिख देता हूँ। सही है? सुक्रोज जो है इसको अपन चीनी भी बोलते हैं, आपको पता ही है, और अपनी देसी भाषा में सुक्रोज को शर्करा भी कह देते हैं, शर्करा चीनी। तो सुक्रोज का जल अपघटन कराएं, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई थी चैप्टर की स्टार्टिंग में। ध्यान है का? कार्बनिक अभिक्रियाएं। सुक्रोज का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, C12H22O11। ये सुक्रोज है, ढंग से देख लो इधर। इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं
प्लस H2O। तो सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, आपको ध्यान होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज बनेगा जिसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, और फ्रक्टोज बनेगा जिसका फॉर्मूला भी क्या होगा, C6H12O6। तो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। एक ग्लूकोज है और दूसरा कौन है, फ्रक्टोज, पर दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का भी ये होता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से दोस्तों बनते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये अभिक्रिया पहले बताओ मुझे संतुलित है या नहीं है? है। इधर कार्बन 12 है, इधर भी कार्बन 6 और 6 12 है, इधर हाइड्रोजन 22 और 2 24 है, इधर भी 12 12 24 है, इधर ऑक्सीजन 11 और 1 12 है, इधर भी ऑक्सीजन 6 दूनी 12 है। मतलब ये एक संतुलित अभिक्रिया है, और संतुलित अभिक्रिया है तो हम इसको कह सकते हैं एक रस समीकरण है। इस अभिक्रिया की आप अनुसंख्यता तो बहुत इजीली बता सकते हैं। किसी संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या 1 और 1 2 ही तो आएगी। अरे संतुलित अभिक्रिया ही तो है ही, या में ये भी एक अणु है ग्लूकोज सुक्रोज का भी और इसका भी। क्रियाकारक अणुओं की संख्या कितनी है इसमें, 2। तो अनुसंख्यता तो आप इजीली बता सकते हो कि इसकी अनुसंख्यता कितनी है, 2 है। पर इसका दर नियम जो है वो देखते हैं। ये दर नियम जो मैं लिख रहा हूँ ये प्रयोगों से ज्ञात किया गया है। आपको पता है ये दर नियम हमेशा जो लिखा जाता है वो प्रयोगों से ज्ञात करके लिखा जाता है। इसका दर नियम ये आता है, R बराबर KC12H22O11 घात इसकी 1। दर नियम ऐसे तो लिखा जाता है R बराबर के, फिर क्रियाकारकों की सांद्रता और ऊपर क्या लिखी जाती है, घात, और H2O। मतलब इस अभिक्रिया का वेग H2O मैंने लिखा है तो इसको तो हटा भी तो सकते हैं। किसी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, हटा सकते हैं ना उसको। अरे यार कोई की घात 0 लग रही हो तो का मान 1 ही तो होगा। मेरा कहने का मतलब है इस अभिक्रिया का वेग जो है वो केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता, जल की सांद्रता पर। मतलब इस अभिक्रिया में आप जब ये अभिक्रिया चल रही हो, जल की मात्रा कितनी भी बढ़ाओ या जल की मात्रा कितनी भी घटाओ, अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव पड़ेगा किसकी सांद्रता को चेंज करने से, सुक्रोज। समझ रहे ना, अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सुक्रोज का आप जल अपघटन करा रहे हो, जल चाहे ज़्यादा लो चाहे जल कम लो, अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता से प्रभावित नहीं होगा। तो अब इस अभिक्रिया का जब मैंने आपको दर नियम भी लिख दिया है तो आप इस अभिक्रिया की दोनों चीज़ें बता सकते हैं। इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी बेटा बता। इस अभिक्रिया की कोटि किसी अभिक्रिया के दर नियम में क्रियाकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 + 0 करेगा तो 1 ही आएगी। और इसकी अनुसंख्यता जो आप है वो भी निकाल सकते हो, या आणविकता है जो निकाल सकते हो। इसकी अनुसंख्यता कितनी आएगी, 2। अब मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों ये एक छद्म एकाणुक अभिक्रिया है। छद्म एकाणुक अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिनकी अनुसंख्यता, सही है, जिनकी अनुसंख्यता कितनी होती है, 2 या 2 से अधिक, पर कोटि जिनकी कितनी होती है, 1। तो ये कैसी अभिक्रिया है, एक छद्म एकाणुक अभिक्रिया। फटाफट लिखो, चलो एडिट डालो, बैठ जा मर जाएगा नहीं। छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं, छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं लिखो इसमें ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अनुसंख्यता ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अनुसंख्यता 2 या 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक होती है, परंतु कोटि एक होती है,
अनुसंख्यता 2 या 2 से अधिक होती है परंतु कोटि एक होती है, कॉमा छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं भाई, है ना, क्योंकि पेपर में जब ये आया है ना तो इस तरह से आया है, सुन लो। छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो अभिक्रिया तो लिख दोगे, ये इसका उदाहरण हो जाएगा, ये छद्म एकाणुक अभिक्रिया ही तो है। तो जैसे डाल करके लिख लो सुक्रोज का जल अपघटन और ये पूरा नोट कर लो। लिख लिया? हाँ भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अब एक और देता हूँ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, ये भी एक छद्म एकाणुक अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, ढंग से देखना। एस्टर एथिल एसीटेट का जल अपघटन। हाँ, मैं एक एस्टर लिखने वाला हूँ आपके सामने जिसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। सही है, एथिल एसीटेट। ढंग से देख लो, इसका जल अपघटन कराते हैं। ध्यान इधर। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला इस तरह का होता है, CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। ढंग से देख ला। एस्टर है ये। एस्टर वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें ये क्रियात्मक समूह होता है। 11th क्लास, जिनमें ये क्रियात्मक समूह हो C डबल बॉन्ड O, वे कौन होते हैं, एस्टर। और एस्टर में ये देखो O से क्या जुड़ रहा है, एथिल। एथिल ही होता है C2H5। तो अपन इसका नाम लिखते हैं। तो एस्टर का मैंने सामान्य नाम लिखना बताया होगा। पहले लिखेंगे O से जुड़े हुए समूह का नाम क्या हो जाएगा, एथिल। और पीछे क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर 2 कार्बन बचे ना इसमें, क्या लिखोगे, एसीट। और अंतिम में अनुलग्न क्या लगाओगे, 8। तो इसका नाम है एथिल एसीटेट। इसका आप क्या करा रहे हो, जल अपघटन। तो मतलब इसको पानी में डाला आपने। जल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझने में आसानी रहेगी। सही है। इसको बंद को यहाँ से तोड़ेंगे, इधर को तो H जोड़ दे और इधर को का जोड़ दे, OH। समझ गए को मेरी बात है। जब इधर H जोड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है, जिसमें COOH समूह होता है। वो कौन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और 2 कार्बन वाला ये कार्बोक्सिलिक अम्ल किस नाम से जाना जाता है, एसिटिक अम्ल। 2 कार्बन के लिए एसिड, पीछे लगेगा एक अम्ल। सही है। और संग में क्या बनेगा, संग में बनेगा C2H5OH। ध्यान है क्या, दिख रहा होगा। C2H5 से तो OH जुड़ेगा ना, इधर तो H जुड़ गया, इधर को OH जुड़ेगा, जिसको आप पता है क्या नाम से इसका, एथिल एल्कोहल। तो ये भी एक छद्म एकाणुक अभिक्रिया है। ये एस्टर है जिसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। ये भी एक छद्म एकाणुक अभिक्रिया है। इसका दर नियम इस तरह का आता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने सुक्रोज का जल अपघटन पढ़ा था।
वैसे इसका दर नियम इस प्रकार का आता है, R बराबर के, ये एस्टर आ जाएगा, इतना बड़ा मुझे लिखना पड़ेगा, खैर अब लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, सही है। घात कितनी आएगी 1, और H2O की घात कितनी आएगी 0। बिल्कुल डिटो मैंने कहता रहा हूँ, उसी तरह से आता है दर नियम, प्रयोग से निकाला गया है। तो इसकी कोटि कितनी आएगी आप पहचान सकते हो, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी 1। दर नियम में क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 + 0 करेगा तो 1 आ जाएगा, कोटि 1 आ जाएगी। इसी तरह अपन यहाँ पर अनुसंख्यता निकालते हैं, तो अनुसंख्यता का मान कितना आएगा 2। अब वह संतुलित अभिक्रिया है, और संतुलित अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की संख्या 1 और 1 2 ही तो है, तो इसकी अनुसंख्यता 2 है और कोटि 1 है। ये भी एक कैसी अभिक्रिया है, छद्म एकानम, सही है क्या, इसको नोट कर लो नीचे। स्पीड बढ़ा करके फटाफट करो। हाँ भाई, बढ़े आगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, सुनो इधर। तो छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं आ जाएं तो आप 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो पेपर में और समझा सकते हो, क्लियर। अब आगे अपन पढ़ते हैं, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सही है क्या। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, देखो इधर सामने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, डाल दो हेडिंग फटाफट संग संग। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर अब समझना। हाँ भाई, बात करते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सही है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला पहला कारक, ढंग से समझते चलना एक एक कारक को। पहला कारक है क्रिया कारक की सांद्रता। या तू जाने क्रिया कारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है नहीं करती। अब ना जाने का दर नियम में तू अब तक का पढ़ रहा हूँ बता। दर नियम लिखे हो तू, R बराबर के ए की सांद्रता x, बी की सांद्रता y, कुछ ऐसे लिखते थे ना। तो अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता क्या।
ये शांता ही तो लिख रही है क्रिया कारकों की। इसका मतलब, अरे यार के हटाऊं तो समानुपाती चल जाएगा ना। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की शांता के समानुपाती होता है। अगर क्रिया कारकों की शांता आप ज़्यादा लोगे तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा आएगा, क्रिया कारकों की शांता कम लोगे तो अभिक्रिया का वेग कम आएगा। इसका मतलब यही तो है, यही तो पढ़ रहे हैं अब तक। दर नियम में क्या पढ़ रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की शांता के समानुपाती होता है, यही तो पढ़ा है आपने। तो ये तो सही है, क्रिया कारक की शांता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक होती है। अभिक्रिया का वेग जो है उसको क्रिया कारक की शांतता प्रभावित करती है। चलो दूसरे तरीका समझाता हूँ। एक बात बताओ, जब भी कोई अभिक्रिया चलती है तो आपको पता ही है क्रिया कारक की शांता घटती है और उत्पाद की शांतता बढ़ती है। ध्यान आ रहा है क्या? जब भी कोई अभिक्रिया चलती है तो क्रिया कारक की शांता घटती है, सही है। और अभिक्रिया का वेग फिर प्रारंभ में ही तीव्र आता है। ये देखा गया है कि सामान्यतया अभिक्रियाओं का वेग प्रारंभ में क्या आता है? तीव्र। और जैसे जैसे क्रिया कारक की शांता घटती जाती है तो अभिक्रिया का वेग घटता जाता है। कोई भी अभिक्रिया तुम कराओगे, शुरू की स्पीड ज़्यादा होगी और धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती है। और क्रिया कारकों की शांता भी आपको पता ही है, शुरू में क्या होती है? ज़्यादा, और धीरे धीरे घटती चली जाती है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की शांता के समानुपाती है। शुरू में क्रिया कारकों की शांता ज़्यादा, अभिक्रिया का वेग ज़्यादा आता है। धीरे धीरे क्रिया कारकों की शांता घटती है, अभिक्रिया का वेग घटता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की शांता के क्या होता है? समानुपाती। और द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भी तो यही कहता है। गुलवर्ग भागे अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रताओं के समानुपाती है। वहाँ N1 N2 लिखे हुए है तो यही बात। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। ये सब बात हमने कई बार पढ़ चुके हैं। दर नियम में भी देखी ये बात हमने, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में भी देखी, सही है। तो ऐसा मैं इसमें लिखाऊं कैसे? तो मैं ऐसे लिखा सकता हूँ, प्रारंभ में रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग अधिक आता है, या ऐसे कह सकता हूँ प्रारंभ में यह देखा गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग प्रारंभ में क्रिया कारकों की सांद्रता अधिक होने के कारण अधिक आता है। जैसे जैसे क्रिया कारकों की सांद्रता घटती है अभिक्रिया का वेग भी घटता है, सही है। अतः हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक बन गया कौन? क्रिया कारकों की सांद्रता। ऐसे कैसे लिख लेते हैं? लिखो, नंबर 1 क्रिया कारक की सांद्रता लिखो। यह देखा गया है कि प्रारंभ में, यह देखा गया है कि प्रारंभ में, यह देखा गया है कि प्रारंभ में क्रिया कारक की सांद्रता अधिक होने के कारण, प्रारंभ में क्रिया कारक की सांद्रता अधिक होने के कारण, क्रिया कारक की सांद्रता अधिक होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया का वेग अधिक प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया का वेग अधिक प्राप्त होता है। बाद में क्रिया कारकों की सांद्रता घटने के कारण, क्रिया कारक की सांद्रता घटने के कारण रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। घटने के कारण रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया का वेग
क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। सही है। अच्छा, अब इसको देखो, इधर दूसरा प्रभावित करने वाला कारक लिखा मैंने, कौन सा? ताप। ध्यान से समझ लेना इस ताप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें ढंग से समझ लेना। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक लिखा दूसरा, ताप। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता होगी आपको। ध्यान इधर लगा ले सामने, देखो इधर। हाँ भाई, मान ले मैंने कहा ये लास्ट में, ध्यान इधर नहीं है। देखो इधर ताप की बात करता हूँ, ताप से कैसे अभिक्रिया का वेग, ये तो आपने पढ़ाई है। ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, नहीं पता क्या? कोई अभिक्रिया नहीं हो रही हो तो उसे गर्म कर दो, अभिक्रिया चलने लग जाती है। तो ताप से अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। कैसे होता है इसको समझते हैं। सही है। एक बात और बताता हूँ, ढंग से सुनो। ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग पहले वाले वेग का लगभग 2 गुना हो जाता है। जैसे मैंने कहा, एक अभिक्रिया है ए से बी, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस पर ये अभिक्रिया हो रही है। कितने टेम्परेचर पर हो रही है? 50 डिग्री से, और इसका वेग आ रहा है मान लो 4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है इस समय। सही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इस अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। कितने कर दिया? 60 डिग्री सेल्सियस। तो अभिक्रिया का वेग पहले वाले वेग का 2 गुना हो जाएगा। अगली बार फिर या को क्या हो जाएगा? 2 गुना। अगर फिर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देता हूँ, मतलब मैंने टेम्परेचर, तो पहले वाले वेग का फिर कितना हो जाएगा? 2 गुना। समझ रहे हो? तो तुम अब देख सकते हो, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का कितना हो जाता है? 2 गुना। जैसे पहले वेग आ रहा है मान लो 8, तो अगली बार कितना हो जाएगा? 16। अब मैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेग कितना हो जाएगा? 32। तो ये तो क्लियर है कि ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का कितना हो जाता है? लगभग 2 गुना। लगभग 2 गुना। सही है क्या? अब अगली बात सुनो। बात ऐसी, अब ताप क्या करता है, ताप कैसे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, ये तो समझ गए होंगे। ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का लगभग 2 गुना हो जाता है। ताप ऐसा क्या करता है कि जिससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है? ढंग से देखो भाई, ये ताप क्या करता है कि इससे अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव पड़ता है, ये बात समझने की है। ढंग से सुनना। मान लो आपके पास एक बर्तन है, इसमें ये क्रियाकारक अणु हैं, सभी क्रियाकारक अणु हैं, ये हैं। सही है। एक बर्तन में क्रियाकारक अणु है ए, और इन सब की ऊर्जा मान लेते हैं। सही है। इन सब की ऊर्जा है, मान लो प्रत्येक की ऊर्जा, इनमें प्रत्येक की ऊर्जा मान लो 50 जूल है, या ए की भी, या ए की भी, या ए की भी। तो एक बर्तन में क्रियाकारक है ए, मतलब क्रियाकारक ए के अणु प्रेजेंट हैं, और प्रत्येक अणु की ऊर्जा कितनी है? 50 जूल। सही है। अच्छा, ये आपस में क्रिया करें, इसके लिए इनको मान लेते हैं 80 जूल ऊर्जा चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ इनकी ऊर्जा इस समय कम है। ये ए की, प्रत्येक ए की ऊर्जा इस समय मान लो कितनी है? 50 जूल। अच्छा, ये आपस में क्रिया करके बी बनाएं
तो इनकी ऊर्जा कम से कम कितनी होनी चाहिए, 80, तब ये आपस में क्रिया करेंगे। इस समय अभिक्रिया ये चल रही है क्या, नहीं, क्योंकि क्रियाकारक अणुओं के पास उतनी ऊर्जा है ही नहीं कि वो किस में कन्वर्ट हो सकें, उत्पाद में। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग कितना आ रहा है, लड़के ने कहा 0। अभिक्रिया चल ही नहीं रही तो ना तो क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है ना, नहीं हो रहा। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इकाई समय अंतराल में क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। जब यहाँ पर इन क्रियाकारक अणुओं के पास ऊर्जा उतनी है ही नहीं कि वो अभिक्रिया कर सकें, तो यहाँ क्रियाकारकों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वेग कितना आएगा, 0 आएगा। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास एक विकल्प है, इनको 80 जूल ऊर्जा चाहिए प्रत्येक को, मतलब कितनी एक्स्ट्रा चाहिए, 30। 50 तो इनके पास है ही है दोस्तों, उनको 30 और चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब इसको गर्म करते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ताप क्या करता है, इस खेल को समझो। अब मैं इस बर्तन को गर्म करता हूँ तो ताप देता हूँ इनको, क्रियाकारक अणुओं को मैं तापीय ऊर्जा दे रहा हूँ, मतलब एक ऊर्जा ही तो दे रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। तो जब मैं इस पात्र को गर्म करूँगा तो इसमें उपस्थित क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी। ताप क्रियाकारक अणुओं को क्या प्रदान करेगा, ऊर्जा। जब इनकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 80, तब वे अभिक्रिया करने लग जाएंगे और ए से क्या बनने लग जाएगा, फिर बी। तो जब ए से बी बनने लग जाएगा तो कोई ना कुछ अभिक्रिया का वेग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होने लग जाएगा, या यूँ कहूँ उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होने लग जाएगा। तो ताप ने क्या किया, ताप ने अभिक्रिया का वेग बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है, समझने की कोशिश करो। ताप क्रियाकारक अणुओं को आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करा देता है, जिससे वो अभिक्रिया करके उत्पाद बना सकें। भाई क्रियाकारक अणुओं को 30 ऊर्जा चाहिए भाई, 30। प्रत्येक के पास, क्रियाकारक अणुओं के पास कितनी ऊर्जा है, 50। अब क्रिया करने को कितनी चाहिए, 30। कम से कम 30 तो चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, पर कम से कम कितनी चाहिए, 30। तो ताप क्या करता है, क्रियाकारक अणुओं को वह ऊर्जा दे देता है जिससे वे अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं। इस तरह ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। पहले वेग 0 आ रहा था, जब मैंने इस बर्तन को गर्म किया तो ताप ने क्या किया, क्रियाकारक अणुओं को वह अतिरिक्त ऊर्जा दे दी जिससे वे अभिक्रिया कर उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं। तो बता अभिक्रिया का वेग बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। पहले 0 था, फिर कुछ आ गया। अच्छा, ये ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा का मतलब समझ गए, जो क्रियाकारक अणुओं को सक्रिय बनाए। उनके पास पहले कितनी ऊर्जा थी, 50। उन्हें सक्रिय बनने के लिए अर्थात अभिक्रिया करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए थी, 30। ये सक्रियण ऊर्जा है। कोई पूछे सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। क्रियाकारक अणुओं को आवश्यक वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, अरे 50 तो खुद के पास है, ये अतिरिक्त ऊर्जा ही तो है। ये न्यूनतम क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 30 चाहिए, 40 मिल जाए। अब तू कहेगा कि साहब इनके पास 50 है, इनको 50 और मिल जाती तो अभिक्रिया करते, तो सक्रियण ऊर्जा 50 थोड़ी है, कितनी होगी, 30। मतलब न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा। क्रियाकारक अणुओं को आवश्यक वह न्यूनतम 30 ही तो चाहिए अतिरिक्त ऊर्जा जिससे वे अभिक्रिया कर उत्पाद में परिवर्तित हो सकें। वह ऊर्जा क्या कहलाएगी, सक्रियण ऊर्जा। और क्रियाकारक अणुओं को ये ऊर्जा देता कौन है, ताप। जिससे जब उन्हें सक्रियण ऊर्जा मिल जाएगी वे सक्रिय हो जाएंगे, अभिक्रिया करने लग जाएंगे, उत्पाद बनाने लग जाएंगे, अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। तो कोई आप सिंपली आपसे सामने वाले को समझा सकते हो कि ताप किस प्रकार अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो आप कह सकते हो ताप क्रियाकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा प्रदान करता है। सही है, क्रियाकारक अणुओं को क्या प्रदान करता है, सक्रियण। अब ढंग से सुनो, जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। अच्छा अनु बताओ, शुरू में अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता कितनी थी, 0।
ये कोई अभिक्रिया कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था, ऊर्जा ही नहीं है इनके पास। बाद में जैसे ही ताप मैंने इसे गर्म किया तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अरे जब उनको ऊर्जा मिल जाएगी तो पहले तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की सांद्रता मात्रा 0 थी, क्रियाकारक अणुओं की मात्रा। जैसे ही मैंने इन्हें गर्म किया, क्रियाकारक अणुओं को ताप सक्रियण ऊर्जा देगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की क्या बढ़ेगी? सांद्रता। और अभिक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती है। या तो जस्ट पहले भूल गो का अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती है। तो ताप क्या कर रहा है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ा रहा है, और सांद्रता बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। ना पढ़ा वाल थोड़ी देर पहले? शुरू में जब इनकी ऊर्जा सवन की 50 जूल थी तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता कितनी थी? 0। जब मैंने इस बर्तन को गर्म किया तो ताप ने क्रियाकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा प्रदान करी, जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता अर्थात मात्रा बढ़ी, और सांद्रता बढ़ी तो वेग बढ़ा। सही है क्या? तो अपन कैसे समझा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अब ताप में अपन लिख सकते हैं ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। सही है। आगे कह सकते हैं हर 10 डिग्री सेल्सियस ताप में, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का लगभग 2 गुना हो जाता है। फिर आगे कह सकते हैं ताप क्रियाकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा प्रदान करता है। सक्रियण ऊर्जा ध्यान है ना, क्रियाकारक अणुओं को क्या प्रदान करता है? सक्रियण ऊर्जा, जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ती है, वह अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सही है क्या? लिखो तो नंबर 2 डालो। ताप नंबर 2 ताप लिखो। ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। सही है। अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? प्रभावित। आगे लिखो। देखो प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग पूर्व वेग का लगभग 2 गुना हो जाता है। लगभग 2 गुना हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है? 2 गुना। आगे लिखो। ताप क्रियाकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा प्रदान करता है। सक्रियण ऊर्जा प्रदान करता है। सही है। क्या प्रदान करता है? सक्रियण ऊर्जा, जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब सामने ध्यान दो रे, और समझाता हूँ। सही है। देखो इधर एक ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देख ले। मैंने कहा ताप इम्पोर्टेंट है तो ध्यान इधर होना चाहिए।
एक आपके सामने ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी ढंग से समझ लेना। ग्राफ किस किस के मध्य बना रहे हैं? एक तो एनर्जी, ऊर्जा, सही है, और इधर तो ऊर्जा ली अपन ने इस अक्ष पर, और इस अक्ष पर हम लेते हैं, चलो ढंग से देखो, अभिक्रिया की प्रगति, इंग्लिश में कहूँ तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी प्रगति की है। जैसे अपन कहते हैं अभिक्रिया आधे में पहुंच चुकी है, हैं? अभिक्रिया इस समय 3/4 पूर्ण हो चुकी है। तो ये अभिक्रिया की क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रोग्रेस। जैसे कोई अभिक्रिया हम कहते हैं कि आधी हो चुकी है, तो ये अभिक्रिया की प्रोग्रेस ही तो है। प्रोग्रेस मतलब प्रगति। अभिक्रिया 3/4 हो चुकी है, तो ये प्रोग्रेस है अभिक्रिया की। तो अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस और ऊर्जा के मध्य ग्राफ बना रहा हूँ मैं, सही है। अब ढंग से देखो, मान लो यहाँ पर ऊर्जा लिख ही देता हूँ आपको, सही है, और ऊर्जा मान लेते हैं, चलो जूल में मान लो आप, हैं। यहाँ पर 0 होगी ऊर्जा, नीचे से ऊपर जाओगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। यहाँ मान लेते हैं 10 जूल, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, इस तरह से बना लो, 50, 60, देख लो इधर, सही है। और लिख देता हूँ, बहुत है, 70 और 80, सही है। अब इधर देखो, अब ढंग से समझना। मान लो प्रारंभ में जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी, उस समय प्रारंभ में, जैसे सवाल में कह रहा था ना शुरू में, मतलब वही डायग्राम याद करो। ये पात्र में क्रियाकारक अणु है, प्रारंभ में उनकी ऊर्जा मान लेते हैं कितनी है, मान लेते हैं मैं 30 मान लेता हूँ। अपने कितनी ऊर्जा है प्रारंभ में? 30। जब भी अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ। मान लो क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा 30 है, सही है। अच्छा, और कोई अभिक्रिया है, उसमें क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा 30 है, और अभिक्रिया होने के लिए मान लो उनको कितनी ऊर्जा चाहिए? कुल 70। दिख रही है लाइन? क्रियाकारक अणुओं के पास 30 ऊर्जा है और उन्हें अभिक्रिया करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 70। तो मैं क्या करता हूँ? गर्म करता हूँ। मैं इस बर्तन को मैं गर्म करता हूँ। जब मैं गर्म करूँगा तो क्रियाकारक अणुओं को क्या मिलेगी? सक्रियन ऊर्जा। ग्राफ बढ़ रहा है ऊपर की ओर। जब मैं गर्म कर रहा हूँ तो अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं को क्या मिल रही है? सक्रियन ऊर्जा। जैसी उनकी ऊर्जा बढ़ती है, बढ़ती गई 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। जैसी क्रियाकारक अणुओं की कितनी ऊर्जा हो जाएगी? 70। अब वे क्या करने लग जाएंगे? अभिक्रिया। और अभिक्रिया करके वो क्या बनाएंगे? उत्पाद। सही है। यहाँ पर जब ऊर्जा 70 हो जाएगी तो वो अभिक्रिया करने लग जाएंगे, और अभिक्रिया करके नहीं, वो मान लो क्या बना रहे हैं? उत्पाद। सही है। अब एक बात बताओ, मैं इसमें 3 निशान लगाऊंगा, ढंग से समझना। एक तो ये, मुझे बताओ इसमें सक्रियन ऊर्जा कितनी है क्रियाकारक अणुओं के लिए? सक्रियन ऊर्जा कितनी है? 40। क्रियाकारक अणुओं के पास 30 ऊर्जा थी, मैंने कितनी ऊर्जा अतिरिक्त दी है ताप के माध्यम से उन्हें? 40। तो ये तो हो गई 40 ऊर्जा जो आपको दिख रही है। ये इधर नहीं तो इधर बना देता हूँ। ये 40 ऊर्जा आपको ये वाली जो दिख रही है, ये कौन सी ऊर्जा है? इसमें सक्रियन ऊर्जा। ढंग से देख लेना, ये सक्रियन ऊर्जा है जिसका सिंबल दे देता हूँ EA, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियन ऊर्जा। अच्छा, तो क्रियाकारक अणुओं के पास 30 ऊर्जा थी, उनको मैंने 40 ऊर्जा और उपलब्ध कराई, जिससे क्रियाकारक अणु अभिक्रिया करके किस में परिवर्तित हो रहे हैं? उत्पाद। अच्छा, उत्पाद जब बना, ढंग से देखना, एक लाइन और खींचने जा रहा हूं मैं। ये दिख रही है सीधी? देखो इधर, यहां पर अभिक्रिया हुई, उत्पाद बना, तो बेटा ये बताओ कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है? 30। पहले ऊर्जा बढ़ी है, फिर उनकी घटी है। घटी है तो ऊर्जा का हुआ है उत्सर्जन। कितनी ऊर्जा दी मैंने उनको? 40। अभी देखियो 70 में तो 40 घटाएगा तो कितनी ऊर्जा निकली है? 30। सही है का?
मैं लिख तो ना रहा पर तू समझ जा। कितनी ऊर्जा निकली है? 30। अब बताइए अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है? ऊष्माक्षेपी की शोषी। ये ग्राफ जो बना है ये कौन सी अभिक्रिया के लिए बनाया है? ऊष्माक्षेपी या शोषी। तूने कितनी ऊर्जा दी बता? 40। और प्राप्त कितनी हुई? वापस तो 30 ही निकली है। तेरी कितनी ऊर्जा गई? 10। बता अभिक्रिया कौन से के लिए ग्राफ है? ऊष्माशोषी के लिए। अरे यार 40 ऊर्जा दे रहा है अभिक्रिया के लिए, और जब उत्पाद बन रहा है तो कितनी ऊर्जा निकल रही है? 30। 40 दी, 30 ही वापस आई, 10 ऊर्जा अवशोषित हो गई। तो अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्माशोषी। मतलब ये ग्राफ कौन सी अभिक्रिया के लिए बनाया गया है? ऊष्माशोषी के लिए। अच्छा, लड़का कहता है कि साहब ऊष्माक्षेपी का बनाता तो मैंने कि ये जो है ना ये नीचे तक आता। अगर ये नीचे तक आ जा तो समझ जाएगी तुम। देते 40 और उत्सर्जित क्या होती? ज़्यादा। अगर मैं इसको और नीचे तक ले जाता तो अब तुम समझ गए होंगे ये ग्राफ किसका बन जाता? ऊष्माक्षेपी का। अब दे तो 40 रहते और प्राप्त क्या होती? ज़्यादा। 40 दी और 60 निकली तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो जाती ना। तो इतनी बुद्धि नहीं लगानी है। ये ऊष्मा मैंने कौन सी के लिए बनाया है? ये ग्राफ ऊष्माशोषी के लिए। क्लियर है का मेरी बात? याते तो कोई मतलब है ना अपन को। समझ गए होंगे सक्रियण ऊर्जा। लड़का एक बात और कहता है, अगर मैं इस ग्राफ को इधर से पढ़ता हूं जब तो ये ऊष्माशोषी का, और इधर से पढ़ता हूं तो इधर से पढ़े उल्टो तो सक्रियण ऊर्जा कितनी हो गई? 30। और निकली कितनी है? 40। पर एक ही तरफ से पढ़ो ना जिधर से बनाया अपन ने। इस ग्राफ को और बना लो। इसमें सक्रियण ऊर्जा आपको मैंने दर्शा दी है इसमें। और अब अपन इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, और लास्ट क्लास में, अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे।